हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजीत महमूद एंड आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आज हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी रहेगी हमारी? एक जो फर्स्ट पढ़ेंगे हम वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कैपेसिटी सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी एंड एंथैल्पी में हमारा एक पार्ट आ जाता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ। एंड थर्ड चीज हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में सब कुछ डिस्कशन करेंगे, क्या होती है, इनका डेरिवेशन वगैरह कैसे, कहाँ से इनके आते हैं, सारे फॉर्मूले डेराइव करेंगे। एंड अलग अलग कंडीशंस में कि टेम्परेचर कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो सब कुछ देखेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हीट कैपेसिटी से। सो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी, या फिर इसकी डेफिनेशन कोई बता सकता है मुझे? बताएगा कोई? चलो मैं बताता हूँ। आपको कोई भी सब्सटेंस गिवन हो, उसका आपको टेम्परेचर राइज करना है बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके लिए जितनी आपको हीट चाहिए होगी ना, वही आपकी हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड for increasing temperature by 1 degree Celsius. For increasing temperature by 1 degree Celsius of any substance, the sample, any sample, ठीक है। जैसे हीट कैपेसिटी को हम C से लिखते हैं, तो C इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड अपॉन में जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो dt, वो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो अपॉन हीट रिक्वायर्ड। इसी से तो आएगा ना 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए कितना चाहिए, ठीक। इसको मैं मान लो इसको डी क्यू को लिखना चाहूँ, तो dt उधर ले जाऊंगा, C dt क्या आ जाएगा? इसमें दो केस हो सकते हैं आपके, इधर से दो केस हो सकते हैं। ये जो हीट कैपेसिटी आपकी होती है C, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। मैं मान लो केस 1 लेके, इफ C इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो मैं टोटल हीट, ये हीट निकालूंगा। तो इसका क्या करना है हमें टोटल हीट निकालने के लिए? सॉरी, डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये, तो सी क्या होगा? कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इससे। तो टोटल आपकी जो हीट होगी, इसका इंटीग्रेशन डी क्यू का क्यू इंटू सी, एंड इसका T1 से T2 करेंगे, C कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हुआ T, T में पुट करेंगे ये लिमिट T1 टू T2, तो ये आ जाएगा आपका T2 माइनस T1, एंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू C डेल्टा T, ठीक है। अब केस 2 हम यदि बात करें, केस 2 मान लो मैं C ले लूँ, C इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसमें मान लो मैं C ये ले लूँ A प्लस BT, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एंड उसी में वापस रखूँ DQ इक्वल टू C A प्लस BT इंटू DT, इसका इंटीग्रेशन। यहाँ से Q इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? A इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? A T2 माइनस T1
T1 से T2 करेंगे तो A dt का A T2 माइनस T1 प्लस B T dt का हो जाएगा B/2 T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आसान सा इंटीग्रेशन आता होगा आपको। अब नेक्स्ट चीज है आपकी ये, इसकी यूनिट मान लो, मैं इसकी यूनिट पूछूं आपको हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट dQ/dt। Q की यूनिट क्या होती है जूल। टेम्परेचर की जो हम साइंटिफिक लेते हैं क्या होती है केल्विन, जूल पर केल्विन। एंड मैं पूछूं आपको ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो सैंपल के साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, एंड इंटेंसिव सैंपल के साइज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसी में एक और पॉइंट ऐड करने वाले हैं वो है पर मोल के लिए हम हीट कैपेसिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी फॉर पर मोल सैंपल और कुछ भी। ठीक है, पर मोल के लिए कैसे निकालेंगे हीट कैपेसिटी फॉर हीट कैपेसिटी फॉर पर मोल सैंपल। ठीक, हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या थी C इक्वल टू dQ/dt। अब मान लो सैंपल में आपको n मोल है, आपके सैंपल में n मोल है एंड आपकी जो हीट कैपेसिटी है वो ये है पूरे सैंपल की, तो मैं इसको n से डिवाइड करता हूँ n मोल से, तो ये आपकी 1 मोल के लिए आ गई। इसको लिखते हैं हम Cm dQ/n dt एंड इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, एंड यहाँ से dQ लिखना हो तो dQ इक्वल टू n Cm dt। ठीक है, एंड यहाँ से अब वापस दो केस बन सकते हैं कि Cm टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो केस 1 में यदि मैं Cm टेम्परेचर डिपेंडेंट लूँ DENT टेम्परेचर डिपेंडेंट लूँ एंड Cm मान लूँ मैं ले लूँ कि आपका T है मान लो। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं dQ इक्वल टू n Cm को T dt ये लिख के इंटीग्रेशन कर दूं तो T इक्वल टू T1 से T2 जाएगा ये, तो n एंड n आपका कांस्टेंट है, n बाहर आ जाएगा एंड T dt का इंटीग्रेशन क्या होगा T²/2 में बाहर ले लिया T1 से T2, तो ये आपका हो जाएगा n/2 T2² माइनस T1² और T डिपेंडेंट हो Cm टेम्परेचर डिपेंडेंट हो उसके लिए। ठीक है, केस 2 इंडिपेंडेंट Cm टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो Cm एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपका उससे, तो इंटीग्रेशन से dQ इक्वल टू n Cm dt, यहाँ से आपका आ जाएगा Q इक्वल टू n Cm डेल्टा T। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नाउ इसका यदि मैं आपको पूछूं यूनिट क्या बताओगे इसकी यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट क्या होती है जूल किसकी हीट की अपॉन में n dt,
dt की केल्विन एंड n की मोल, तो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। एंड एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है। क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो साइज पे डिपेंड नहीं करती। हमने क्या बोल दिया, ये पर मोल के लिए, मतलब हम पर मोल निकाल रहे हैं, एक मोल के लिए है सीएम, तो सीएम जो है वो एक मोल के लिए, एक मोल के लिए चाहे कहीं से भी ले लो, हमने मान लो H2O है, हम समुद्र में से ले लें चाहे घर से ले लें, सीएम तो उतना ही रहेगा ना पानी के लिए। ओके, ऐसे यदि नहीं समझना है तो आप ऐसे देख सकते हो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को। जैसे मान लो मैंने एक गिलास में दूध ले लिया 1 लीटर, ठीक है, उसमें से आधा पी लिया मैंने, आधा पी लिया एंड हाफ लीटर आपका दूध बच गया इसमें, हाफ लीटर। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी सेम होगी वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, सॉरी इन दोनों में से जो आपकी प्रॉपर्टी सेम होगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो साइज पे डिपेंड नहीं कर रही, एंड जो सेम नहीं होगी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब मान लो मैं बोलूं कि इसका मास एंड इसका मास सेम होगा, नहीं होगा, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। वॉल्यूम इसका और इसका अलग अलग दिख ही रहा है, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ऐसे ही अभी हमने पढ़ा था इससे पहले हीट कैपेसिटी सी मान लो इसको 1 लीटर को मैं गर्म कर रहा हूँ 1 डिग्री सेल्सियस से, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, उसमें जो हीट हमें चाहिए होगी, और एक आधा लीटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हीट चाहिए होगी, बराबर थोड़ी होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब मान लो मैं सीएम लूँ, सीएम क्या होता है, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, मतलब मैं यहाँ से 1 मोल दूध ले लूँ इधर से, 1 मोल दूध ले लूँ इधर से, तो इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री से मुझे इक्वल हीट चाहिए होगी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे आपको देख लेना है उससे, यदि ऐसे डेफिनेशन से समझ नहीं आ रहा हो तो। नाउ नेक्स्ट हम करने वाले हैं, पर मोल के लिए हमने कर ली हीट कैपेसिटी, अब हम करेंगे पर ग्राम के लिए। पर ग्राम के लिए देखिए, पर ग्राम के लिए क्या करें, पर ग्राम के लिए भी सेम ही चीज करनी है हमें। जैसे मान लो आपको एक सैंपल दिया है, पर ग्राम कर देता हूँ इधर में, पर ग्राम सैंपल, ठीक है। पर ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम चीज, C इक्वल टू dQ/dt होता ही है हमारा, dt पर ग्राम। मान लो सैंपल का वेट हमें m दिया, m गिवन है, m से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो जो ये होती है C/m, इसको हम S से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, dQ/m dt। तो ये हो गई आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, CIFIC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यूनिट इसकी देखनी, यूनिट क्या होगी, जूल केल्विन ग्राम, तो जूल पर केल्विन पर ग्राम। ये इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव। पर ग्राम पर मोल कुछ भी लग जाए ऐसे, वो आपकी सारी इंटेंसिव होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। नाउ dq इसका निकालना चाहूं मैं, dq इक्वल टू, उसको उधर ले जाऊं mdt को, तो ms dt। इसमें भी दो केस हो सकते हैं, आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। केस 1 मान लो मैं इंडिपेंडेंट का ले लूं, S इज इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट लूंगा तो मैं m आपका कांस्टेंट है ही, S भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो dq इक्वल टू ms dt, इसका t1 से t2, इसका हो जाएगा q इक्वल टू ms
कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होगा t एंड इसका जब लिमिट पुट करेंगे इसमें t1 एंड t2 तो t2 माइनस t1 विच इज डेल्टा t लिख सकते हैं हम, q इक्वल टू ms डेल्टा t। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, चलो फिर याद रखना इसको, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केस 2 हम क्या लेंगे, आपका ही टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, एस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा मतलब एस इक्वल टू कोई भी टेम्परेचर के फॉर्म में होगा कुछ, मान लो मैं मान लूँ ए प्लस बी टी, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू एम एस ए प्लस बी टी इंटू डी टी, इनका इंटीग्रेशन दोनों तरफ, इसका T1 से T2, इसका Q हो ही जाएगा Q1 से Q2, तो इसका Q मान लेते हैं हम, टोटल एनर्जी जो चाहिए होगी वो m तो कांस्टेंट रहेगा आपका हमेशा ही, इंटू ए डी टी T1 से T2 प्लस बी टी डी टी T1 से T2, ये आपको आता ही है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t लिमिट पुट करेंगे t2 माइनस t1 प्लस ये t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर अपॉन 2, तो b बाई 2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका q, टोटल q, ठीक है ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, अगला ये हो गया आपका हीट कैपेसिटी, ये थर्ड था। इसके बाद आपका क्या आने वाला है, ये आपकी हीट कैपेसिटी तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करने वाला है हमारा सेकंड पॉइंट इस चैप्टर का, विच इज, क्या बोला था मैंने, एंथैल्पी। एंथैल्पी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा एंथैल्पी, एंथैल्पी में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन वो होता है जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, नहीं कि पाथ पे, कौन से पाथ के थ्रू हम ले जा रहे हैं किसी गैस को या जो भी है। तो ये सिर्फ स्टेट फंक्शन है, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा, किस पाथ से गुजारा है इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी मैं थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन देखूं तो थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ये होती है H इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी, ये लिख सकता हूँ। अब मैं मान लूँ इसमें आपको क्या बोलूँ, मैं इसमें बोल दूँ कि आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये आपका बाहर आ सकता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं डी एच इक्वल टू डी यू प्लस वॉल्यूम बाहर आ जाएगा तो डी पी, ठीक है। यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये वी डेल्टा टी, ये आ गया। ऐसे में बात करूं कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, यहाँ से P आपका बाहर आएगा तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। नाउ
एक चीज आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़ रखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट कोई बता सकता है मुझे? डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, यही है। इसको मैं मान लो डी यू, इसको मैं मान लो एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे लूं, तो डी यू इक्वल टू मैं बोल सकता हूं कि डी क्यू, क्यू को हम एक कांस्टेंट प्रेशर पे डी क्यू भी बोल सकते हैं, प्लस डी डब्ल्यू, एक कांस्टेंट प्रेशर पे डब्ल्यू क्या होगा? पी एक्सटर्नल इंटू डी वी होता है, तो पी इंटू माइनस पी डी वी, तो डी वी ये हो जाएगा। एंड यहां से यदि मैं डी क्यू पी निकालूं, डी क्यू पी इक्वल टू, ये उधर ले गया, डी यू प्लस पी डी वी। यहां हमने क्या किया था, देखो ये चीजें किसी को बताने वाली नहीं होती, ये देखो। एंड इस पे हम ये इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये और ये देखो कुछ चीजें दिख रही है कॉमन, ये और ये कॉमन नहीं है, यहाँ पी कांस्टेंट है ना, पी बाहर आ जाएगा। मान लो मैं ये लिख ही दूँ आपके लिए, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, तो ये पार्ट और ये पार्ट इसका सेम नहीं है। इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर डी क्यू पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एच। इसका मतलब यहां से क्या आ गया, क्यू पी आपका है वो डेल्टा एच के बराबर होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात समझ आई? एंड आपका जो है डी क्यू पी, हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, हमने अभी अभी डी क्यू इक्वल टू सी डी टी, अभी अभी जो वो था एंथैल हीट कैपेसिटी वाला, उसमें ये पढ़ा था डी क्यू इक्वल टू सी डी टी। यहां से मैं यदि इसको पुट कर दूं, यहाँ इसको डी क्यू पी को एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो जाएगा आपका डी क्यू पी इक्वल टू सी डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो डी क्यू पी ये आ जाएगा डी एच के बराबर, तो डी एच इक्वल टू सी डी टी। आई बात समझे? यहां से आपका क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू, यदि सी इंडिपेंडेंट हुआ तो सी डेल्टा टी, ये बोल सकता हूं, यदि सी इंडिपेंडेंट हुआ टेम्परेचर से। ठीक है, नाउ एक चीज और मुझे ये जाननी थी आपसे, क्या वो मैं बताता हूँ, इधर वाला मैं रब कर देता हूँ, ये भी सी, ये जो है आपका कौन सा इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी। इसको मैं पर मोल के लिए यदि देखना चाहूँ, पर मोल के लिए कैसे लिख सकता हूँ इसको, डी एच एम एच मोलर इक्वल टू सी मोलर डी टी। कैसे? इसको भी n से डिवाइड कर दूं, इसको भी n से डिवाइड कर दूं, तो ये डी एच एम इक्वल टू सी एम डी टी, ये हो सकता है, ये फॉर 1 मोल, ये 1 मोल के लिए जो एंथैल्पी चेंज है ये, इसको मैं मान लो n मोल के लिए लिखूं, फॉर n मोल, n मोल के लिए मैं इसको कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसमें n से, तो ये n से मल्टीप्लाई करके मैं डी एच लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, इक्वल टू
एन सी एम डी टी ये लिख सकता हूं। एंड यदि ये सी एम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो मैं डेल्टा एच इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी ये लिख सकता हूं। ये जो है ना आपका, ये जो आया है, ये एंड ये जो दो आए हैं आपके इक्वेशन, ये आपके कब अलाउ होंगे? अलाउ फॉर ऑल सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड और गैस कुछ भी हो एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। पर जब बात आ जाए आपको आइडियल गैस की, और आइडियल गैस EAL आइडियल गैस, it is always allowed, always allowed, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये याद रखना है आपको। नाउ अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं मान लो आपका जो ये अभी जो हमने इक्वेशन लिखी थी डी एच इक्वल टू एन सी एम डी टी, ये इक्वेशन लिखी थी, ये सबके लिए अलाउड थी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड आइडियल केस के लिए हमेशा अलाउड थी। इसमें मान लो मैं सी एम है, केस वन ले लूं, सी एम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वैसे तो मैंने इंडिपेंडेंट के लिए बता दिया है, पर ये करके बता देता हूँ मैं। सी एम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो एन सी एम डी टी ये होगा, एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो ये दोनों एन एंड सी एम कॉन्स्टेंट होंगे, तो ये आपका डेल्टा एच इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी ये आ जाएगा। केस टू में हम इसको मान लो टेम्परेचर डिपेंडेंट ले, केस टू में सी एम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट लूँ मैं मान लो, तो क्या होगा बी एच इक्वल टू, यहां से सी एम मान लो मैं ये ले लिया, टेम्परेचर डिपेंडेंट लेना है ना, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर ये ले लिया मैंने मान लो। तो इसके लिए एन ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इंटू डी टी, यहाँ से आपका डी एच को डेल्टा एच लिख दे रहा हूँ मैं इसका इंटीग्रेशन करके, एंड ये एन बाहर आ गया क्योंकि एन आपका कांस्टेंट है, ए बी सी इन तीनों में कांस्टेंट है, ध्यान रखना। जो भी टी के अलावा जो भी टर्म्स लिख रहा हूँ मैं मान के वो ए बी सी कुछ भी वो कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ ए डी टी T1 से T2 T1 से T2 प्लस B T1 से T2 T dt प्लस C T1 to T2 T स्क्वायर dt, ये है। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, कर सकते हो ना, डेल्टा H इक्वल टू एन, उसका इंटीग्रेशन पूरे का ए, इसका ये कैपिटल बी T2 माइनस T1, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन T एंड उसमें T1 से T2 पुट करेंगे तो ये प्लस बी T dt का T स्क्वायर अपॉन टू
T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt का क्या होगा इंटीग्रेशन, T3/3 तो C/3 इंटू T2³ माइनस T1³, ये आ जाएगा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट के केस में। ठीक है, नाउ इसके बाद हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं, एंथैल्पी ऑफ केमिकल प्रोसेस, एंथैल्पी इन एनी केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में हम देखने वाले हैं पहले फेज चेंज में, एंथैल्पी इन ए केमिकल प्रोसेस ये मैं या फिर बोल सकता हूं कि इन फेज चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप फेज चेंज करवा रहे हो उसमें से एक फेज, वन फेज मस्ट बी गैसेस, ठीक है, एक फेज गैसेस होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक्स लिक्विड से एक्स सॉलिड में जा रहा हूँ, एक्स सॉलिड बोल रहा हूँ, एक्स गैस में जा रहा हूँ क्योंकि एक गैस होना चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने तो एक चीज पढ़ी है, DH इक्वल टू DU प्लस क्या DPV, ये पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV की जगह मैं nRT लिख दूं तो चलेगा क्या, DH इक्वल टू DU प्लस DnRT लिख दूं, चलेगा क्या, ओके चलेगा। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो चलेगा क्या, ये डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस N और R, सॉरी T कांस्टेंट लिया है हमने क्योंकि T इसमें लिखा है हमने, T कांस्टेंट रहना चाहिए, T कांस्टेंट, T एंड R कांस्टेंट है, T एंड R बाहर आ गए, R एंड T बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, D एन बचा क्या, बात समझ में आई क्या, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये हमने सर कहीं तो पढ़ी है। डेल्टा NG क्या है इधर, डेल्टा NG क्या होगा इधर, कैसे कैलकुलेट करोगे, गैसियस मोल इन प्रोडक्ट साइड माइनस गैसियस मोल इन रिएक्टेंट साइड। ओके, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूं, ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस, ये मान लो मैं एग्जांपल लिया, ये डेल्टा एन जी समझाने के लिए। तो इसमें डेल्टा एन जी निकालना है हमें, डेल्टा एन जी कितना होगा, इधर प्रोडक्ट गैस के मोल कितने, एक तो बी का एक सी का है तो 2, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में 1 है तो इसका 1 आ गया। अब मान लो मैं इधर ही Ag2 ले लूँ, 2Ag से बी गैस प्लस सी गैस, 2Ag गैस से बी गैस प्लस सी गैस, ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस, तो यहाँ डेल्टा एन जी में निकालूँ तो इधर 2 मोल माइनस इधर भी 2 मोल है क्योंकि ए गैस के 2 मोल है, ये आपका 0, ऐसे करके आपको डेल्टा एन जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर ए
एंथैल्पी फॉर ए रिएक्शन, ENTHALPY, एंथैल्पी फॉर ए ACTION रिएक्शन, इसको हम डेल्टा RH से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? क्या होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? जितने भी हीट निकली है या फिर हमने दी है, किसी भी रिएक्शन होने के टाइम पे जितनी हीट निकली है या हमने दी है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जितनी हीट इवॉल्व हुई है या जितनी हीट हमने दी है। ठीक है, बात समझ आई? एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड इसमें आपका टी भी कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन से आता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये मैं ले रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसके लिए आपको डेल्टा RH फाइंड आउट करना है। डेल्टा RH कैसे लिखेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है? बेसिकली आपको ये करना है, समीशन ऑफ गामा P H M P माइनस समीशन ऑफ गामा R H M R। तो ये क्या लिख दिया? ये तो कुछ समझे नहीं यार, चलो समझाता हूँ। यहाँ पे गामा P एंड गामा R, ये क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड HM है वो है मोलर एंथैल्पी। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ये है नॉन स्टैंडर्ड। यदि मैं स्टैंडर्ड केस में लूँ, डेल्टा H नोट इक्वल टू समीशन ऑफ गामा P HM नोट P माइनस समीशन ऑफ गामा R H नोट और M R, ये भी लिख सकता हूँ। एंड इसको मैं डेल R H नोट लिखने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, क्या? समीशन ऑफ गामा P डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ गामा R डेल्टा H फॉर्मेशन नोट ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा H फॉर्मेशन क्या होता है सर? डेल्टा H फॉर्मेशन आपका होता है कोई भी आपका मॉलिक्यूल बन रहा है, एक मोल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से, उसी को उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम डेल्टा H फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे वाटर बनाना है आपको, उसको H2 गैस एंड O2 से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट H2 एंड O2 होते हैं, नहीं कि H एंड O। ठीक है, तो आपका H2O बनाने के लिए, एक मोल बनाने के लिए जितनी हीट जो एंथैल्पी होगी, उसमें एंथैल्पी चेंज होगा, वही आपका डेल्टा H फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आप कर लो, लिखो, एंड उसके बाद हम लिखेंगे क्या? हम देखेंगे कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो तो क्या करेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो तो क्या करेंगे? एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन with variation of temperature। ठीक है, जब टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है तब एंथैल्पी निकालनी है हमें।
इधर भी पी कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। इसके लिए हमें किरचॉफ बाबा का सहारा लेना पड़ेगा। किरचॉफ बाबा ने KIRCHHO किरचॉफ लॉ, इसका सहारा लेना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला था, यदि आपको डेल्टा और एच निकालना है किसी रिएक्शन का जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डेल्टा और CPM dt, ये बोला था किरचॉफ ने। एंड सिमिलरली इन्होंने ये भी बोला था कि ये आप अप्लाई कर सकते हो डेल्टा और U, ये भी आप सिमिलरली ऐसे ही निकाल सकते हो CVM dt। ये दो आपके स्टेटमेंट है किरचॉफ लॉ के, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, डेल्टा और H जो है, ऐसे मैं एक ही बता रहा हूँ, उसी हिसाब से डेल्टा आर हो जाएगा। डेल्टा आर एच जो है आपका, जो अभी बताया था मैंने, समीशन ऑफ गामा प्रोडक्ट HM प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ गामा रिएक्टेंट HM रिएक्टेंट, ये। एंड ऐसे ही आपको मैं बोलूं कि गामा और CPM क्या होगा, तो ये होगा समीशन ऑफ गामा P CPM ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ गामा और CPM ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं मान लो बोलूं आपको कि यदि इसमें केस वन यदि मेरा डेलर CPM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, हुआ, तो आपका D डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा आर CPM dt, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर H2 माइनस डेल्टा आर H1 इक्वल टू डेल्टा आर, ये कांस्टेंट रहेगा आपका CPM इंटू T2 माइनस T1, ये होगा। इधर लिमिट क्या लगाएंगे, डेल्टा आर H1 से डेल्टा आर H2 एंड यहाँ T1 से T2। ये डेल्टा आर H2 क्या है, डेल्टा आर H2 क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 T2 डेल्टा T2, एंड ये जो होगा आपका डेल आर H1, ये एंथैल्पी चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1, ठीक है। नाउ सेकंड केस हमारा क्या होगा, यस सेकंड केस आपने सही पकड़े। सेकंड केस जब हमारा केस 2, जब हमारा जो डेल्टा आर CPM है, डेल्टा आर CPM है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने एक रिएक्शन ली, A गैस से B गैस प्लस C गैस, ठीक है। इसके लिए मैंने मान लो CPM ऑफ A, ये बोल दिया मैंने आपको A1 प्लस B1 T, मैंने आपको बोला कि CPM ऑफ B, ये है आपके पास A2 प्लस B2 T,
एंड CpM ऑफ C है आपके पास A3 प्लस B3T। ये आपको अलग अलग इनकी हीट कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको पहले क्या करना है, डेल्टा आर सी पी एम ये निकालना है। ये कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ गामा पी सी पी एम और प्रोडक्ट माइनस गामा आर सी पी एम ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, गामा पी प्रोडक्ट में क्या है, बी और सी है, तो गामा पी मतलब क्या बताया था मैंने, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके सबके, ठीक है। गामा इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इनका तो सबका 1 ही है, तो वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो CpM ऑफ प्रोडक्ट्स, तो A2 प्लस B2T प्लस A3 प्लस B3T माइनस A1 प्लस B1T। ये हो गया आपका। नाउ इससे हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो A2 प्लस A3 माइनस A1 प्लस यहाँ से B2 B3 एंड B1 वाले में से T कॉमन ले लें, तो B2 प्लस B3 माइनस B1 इंटू T, ये आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा A प्लस इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा B T। आपके पास इधर से मैं मिटा दे रहा हूं, आपके पास क्या आ गया, डेल्टा आर CP जो है, डेल्टा आर CP M जो है वो आ गया आपके पास डेल्टा A प्लस डेल्टा B T, ये आ गया। अब इसको जो हमारी किरचॉफ लॉ की इक्वेशन थी, क्या थी वो, डेल्टा आर एच इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल आर सी पी एम डी टी, ये थी, इसमें रख देते हैं। तो डी डेल्टा आर एच का इंटीग्रेशन इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी टी इंटू डी टी, ये हो गया। ये डेल्टा आर एच 1 से डेल्टा आर एच 2, तो डेल्टा आर एच 2 माइनस डेल्टा आर एच 1 हो गया इसका, तो यहाँ T1 से T2 करेंगे, तो इसका क्या होगा, डेल्टा ए तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ आ गया dt का कौन क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 प्लस डेल्टा बी इंटू टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू अपॉन में 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ये हो गया आपका किरचॉफ लॉ कंप्लीट एंड एंथैल्पी भी कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करने वाले, ठीक है, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें क्या है वो, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, ये समझ आया आपको ये समझ आया, एंथैल्पी समझ आया। नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रेंडमनेस होगी सिस्टम में उतना ही ज्यादा आपका एंट्रोपी होगा। जैसे मान लो मैं पूछूं आपको, एक बीकर में मैं एक बंद बीकर है, इसमें मैंने एक में गैस ले ली, ठीक है,
एक में मैंने ले लिया लिक्विड, पानी ले लिया मान लो, ठीक है, एंड एक में मैंने ले लिया सॉलिड, ऐसे कुछ सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? एक तो गैस है, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ गैस, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, ये होगी। तो ये तो हुआ इसकी बेसिक चीज, क्या होता है एंड कैसे होता है, ये हो गया आपका। नाउ हमें क्या देखना है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, यार मार्क कर एक मिनट, तो चलो सॉरी, वो जो मार्कर था उसमें स्याही इंक खत्म हो गई। तो नाउ हमारा हम इसमें फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एस, डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। डेल्टा एस फॉर जनरल हीटिंग, हीटिंग और कूलिंग, ठीक है। जनरल हीटिंग और कूलिंग के लिए हम इसमें हीटिंग और कूलिंग किसी को भी कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से, ठीक है। इसके लिए हम डेराइव करने वाले हैं। अब मैं मान लो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंथैल्पी क्या होता है, ds इक्वल टू dq अपॉन में t, ये होता है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने इसमें जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था सबसे पहले, हीट कैपेसिटी, उसमें क्या पढ़ा था, dq इक्वल टू c dt, ये पढ़ा था। इसमें मैं मान लो ये इसमें रख दूं, dq इक्वल टू c dt इधर रख दूं, तो ds इक्वल टू c dt अपॉन में t, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं मान लो इसको मोलर में चेंज करना चाहूँ और पर मोलर चेंज करना चाहूँ तो अपॉन में n कर दूँ, तो ये हो जाएगी डेल्टा एस m इक्वल टू सी एम डी टी अपॉन टी फॉर n मोल, ये फॉर 1 मोल सब्सटेंस। मैं मान लो बोलूं फॉर n मोल सब्सटेंस, n मोल सब्सटेंस के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको n से मल्टीप्लाई करके मैं ds लिख देता हूँ इक्वल टू n सी एम डी टी अपॉन में टी, ठीक है। यहां से मैं बोलूं कि मुझे एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये डेल्टा एस चाहिए, तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम ds क्या होगा, ds इक्वल टू एन सी वी एम, क्योंकि जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम सी वी एम लिखते हैं इनटू डी टी अपॉन में टी, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ मान लो 8 कांस्टेंट प्रेशर पे ds लिखूं, वो क्या होगा, एन सी पी एम डी टी अपॉन में टी, ये हो जाएगा। ये इधर तक समझ आया सबको, क्योंकि
जो एंट्रोपी है वाला पार्ट है ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है बच्चों में, ठीक है, ये समझ आया? चलो ठीक है। नाउ मैं इधर से मिट हो रहा हूँ, इधर से मिट हो रहा हूँ, ठीक है। ये जो था हमारे पास, इसमें मान लो मैं बोलूं कि आपका CBM या CPM ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो मैं मान लो इसको लूं डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ NCPM dt अपॉन में t। इसमें केस 1 लेके मैं बोलूं कि आपका जो ये CPM है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। CPM इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो इसमें क्या होगा, ds इक्वल टू NCPM dt अपॉन में t। ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ डेल्टा S इक्वल टू NCPM एंड इंटीग्रेशन किसका होगा, dt अपॉन t का। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t1 से t2 में डेल्टा S इक्वल टू NCPM, t1 से t2 में dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होगा ln t t1 से t2। तो डेल्टा S इधर से आपका आ जाएगा NCPM ln t2 अपॉन t1, ठीक है। ये आया समझे? जब CPM है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब मान लो मैं CPM ले लूं टेम्परेचर डिपेंडेंट, CPM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो तब क्या होगा, केस 2 CPM इज टेम्परेचर डिपेंडेंट CPM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो CPM कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो मैंने मान लिया भाई यार A प्लस BT ही मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, उसी में रख दूंगा ds इक्वल टू n, CP की वैल्यू रख देता हूँ CPM की A प्लस BT dt अपॉन में t। यहाँ से क्या हो गया आपके पास, यहाँ से आपके पास आ गया डेल्टा S इक्वल टू n बाहर आ गया इंटू A dt अपॉन t इंटीग्रेशन t1 से t2 एंड प्लस b इंटू t dt अपॉन t। तो ये हो गया dt t1 से t2 एंड ये आपका n क्या आएगा जल्दी बताओ भाई, ln t2 अपॉन t1 प्लस b t2 माइनस t1। ये आ गया आपका जब टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला केस होगा तब, ठीक है। समझ आया ये? समझ आया? चलो फिर नेक्स्ट ये समझ आ गया तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मान लो आपका फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज होता है तब क्या होता है, डेल्टा S इन फेज चेंज। फेज चेंज हमें डेल्टा S कैलकुलेट करना है फेज चेंज में आपको पता है T कांस्टेंट रहेगा, ये चीज पता है आपको। एंड प्रेशर आपको कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट प्रेशर आपको लेना है। एंड आपको पता है ds क्या होता है,
डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी टी। एंड हमने देखा था, क्या देखा था हमने, एट कांस्टेंट प्रेशर हमने क्या देखा था, डी एच वो जो होता है वो डी क्यू पी के बराबर होता है, डी क्यू पी। तो इधर भी ये भी डी क्यू पी अपॉन डी टी होगा ना डायरेक्ट सीधा, क्योंकि टी तो कांस्टेंट है ना हमारा, टी टी। ठीक है, आई बात समझे। मैं यदि यहाँ डी एच पुट कर दूँ, डी एच इक्वल टू डी क्यू की जगह डी एच पुट कर दूँ, डी एच अपॉन टी। आई बात समझे। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, क्या करें, यहां से मैं मान लो क्या करूं, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, ये हो जाएगा। अब मैं मान लो तीन चीजों के लिए, एक्स सॉलिड टू एक्स लिक्विड जा रहा, इसमें डेल्टा एस कैसे लिखें, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच, क्या एस से सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो डेल्टा एस, इसको फ्यूजन लिखते हैं ना, फ्यूजन अपॉन में टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट, या फिर टी फ्रीजिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, एफ पी। मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट तो बराबर ही होगा ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब मान लो ऐसे ही मैं एक्स लिक्विड से एक्स गैस में जा रहा हूँ, इसके लिए डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच लिक्विड से गैस में जा रहा है, मतलब वेपराइज हो रहा है, वी डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब मान लो मैं सीधा एक्स सॉलिड से ही एक्स गैस जा रहा हूँ, ये वैसे सारी रिवर्सिबल है तो एस से भी रहेगा, डबल ये रहेगा क्योंकि हमने रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है। नो, मैं डायरेक्ट एस से गैस सॉलिड से गैस में चला जाऊँ, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर एट सब्लिमेशन पॉइंट, टेम्परेचर एट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेज चेंज के केस में डेल्टा एस, फेज चेंज के केस में डेल्टा एस हो गया ये आपका। ठीक है, नाउ अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें वो क्या रहेगा हमारा, हाँ एक चीज और इसमें रहेगी, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब केमिकल प्रोसेस में यदि डेल्टा एस फॉर केमिकल प्रोसेस जहां पे आपका टी कांस्टेंट नहीं हो, टी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब टी वेरिएबल है इसमें आपका, एंड पी आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पी आपका हर बार कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे किरचॉफ का वो जो लॉ लिखा था हमने, डेल आर एच इक्वल टू जो लिखा था, वैसे ही इसमें लिखना है डेल आर एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल आर सी ई एम डी टी अपॉन में टी, ये। ठीक है, अब इसमें भी सीपीएम टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको इसके लिए याद रखना है। नाउ अगला हम स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इन रिवर्सिबल आइडियल गैस
इसमें एक्सपेंशन भी हो सकता है एंड कंस्ट्रक्शन भी, एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंड भी हो सकते हैं और एंड कंस्ट्रक्ट भी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी पीवी, ये हम सबको पता है, ठीक है। सॉरी डी डब्ल्यू ये हमें पता है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये जो डी क्यू है, डी यू इक्वल टू डी क्यू को मैं ये लिख सकता हूं, मैंने डेल्टा एस क्या लिखा था, डी एस क्या लिखा था मैंने, डी एस मैंने क्या लिखा था, डी क्यू अपॉन टी, वही तो लिखा था ना, डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी, तो मैं टी डी एस लिख सकता हूँ क्यू, डी क्यू को, डी क्यू मैंने टी डी एस लिख दिया, एंड डी डब्ल्यू माइनस पी डी वी, ये लिख सकता हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर ये नाउ इसको मैं डी एस को एक तरफ रख के और सब एक तरफ कर लो, मान लो, तो डी एस इक्वल टू डी यू अपॉन टी प्लस पी डी यू डी वी, सॉरी पी डी वी अपॉन में टी, ये डी यू को हम क्या लिखते हैं, डी एस इक्वल टू डी यू को क्या लिखते हैं हम, एन सी वी डी टी, एन सी वी एम डी टी अपॉन में टी प्लस पी को मैं क्या लिख सकता हूँ आइडियल केस के लिए, हम ये लिखते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये लिखते हैं। इसमें पी वी को मैं एन आर पी को लिख सकता हूँ मैं पी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, एन आर टी अपॉन वी, तो एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन में टी वी है, ठीक है। तो टी से ठीक है, से डी एस यहाँ से आ गया आपका एन सी वी एम डी टी अपॉन में टी प्लस एन आर डी वी अपॉन में वी, ये आ गया आपका। इसके बाद मैं बोलूं कि आपका सीवीएम टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो तो होगा ही, ठीक है। अब मैं ये बोलूं आपको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। मान लो आपका केस वन में ले लूं सीवीएम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ तो सीवीएम को मैं किसी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट फॉर्म में ए प्लस बी टी ये लिख लेता हूँ, तो डी एस क्या हो जाएगा इक्वल टू एन ए प्लस बी टी डी टी अपॉन में टी प्लस एन आर डी वी अपॉन में वी, इन सब का इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो ना, तो मैं कर देता हूँ लोग यार, डी डेल्टा एस इक्वल टू एन एन इंटू ए, इसका इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, टी वन से टी टू, इसका टी वन से टी टू, इसका वी वन से वी टू प्लस बी डी टी, इसका टी वन से टी टू प्लस इसका एन आर को बाहर आ गया, डी वी अपॉन वी का वी वन से वी टू, ठीक है। तो डेल्टा एस इक्वल टू एन, इसका आ गया ए एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस बी टी टू माइनस टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, ये आ गया आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट के केस में, ठीक है। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के केस में देखना है हमें, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के केस में ये मुझे चाहिए, ये नहीं मिटो रहा हूं और सब मिटो दे रहा हूं, ठीक है। टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट के केस में क्या करेंगे हम, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के केस में C2 if CVM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट तो यहाँ से डेल्टा एस हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये NCVM बाहर आ जाएगा इक्वल टू NCVM ln T2 अपॉन T1 प्लस यहाँ से NR ln V2 अपॉन V1, ये हो गया। अब अलग अलग केस के लिए मान लो मैं ले लूं आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, V कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होगा, NCVM ln T2 अपॉन T1। एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए V कांस्टेंट होगा तो V अपॉन V 1 हो जाएगा, ln 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। नाउ आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए T कांस्टेंट मतलब ये 0, तो डेल्टा एस क्या होगा, NR ln V2 अपॉन V1। अब हमें एक चीज पता है इसमें, जब हम ये किए थे तब हमने देखा था कि ये आइडियल गैस के लिए ले रहे हैं, एंड आइडियल गैस के लिए हमको पता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये होता है, ये तो सबने पढ़ा है। यहां से मैं यदि V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन में T1, ये आएगी। इसको मैं यहां पुट कर दूं तो यहां पुट करने पर क्या आएगा, देखो डेल्टा एस इक्वल टू NCVM ln T2 अपॉन में T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1, ये हो गया। यहां से आपका आ गया डेल्टा एस इक्वल टू NCVM ln T2 अपॉन T1। एक लॉग की आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि लॉग में कोई भी जो दो नंबर है वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो लॉग अलग अलग लिख सकते हैं हम, log a प्लस मतलब ऐसे होता, मान लो log a इंटू बी, तो log a प्लस log b लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसको NR ln P1 अपॉन P2 प्लस ln P2 अपॉन T1, ये लिख सकते हैं। यहां से आपका आ गया NCVM ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। यहां से आपका ln T2 ये कॉमन आ गया, n ln T2 अपॉन T1, बच क्या गया CVM प्लस R प्लस NR ln P1 अपॉन P2। ये आप सबको पता ही है, CVM प्लस R क्या होता है, NCPM ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। ये बात सबको समझ आई क्या, चलो समझ आ गई। तो अभी मैं इसके लिए भी आइसोथर्मल T कांस्टेंट के लिए देखूं तो डेल्टा एस इक्वल टू ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, NR ln P1 अपॉन P2। सर सेम चीज, ये थोड़ा सा एडिशन लिखा गया, हाँ, NR ln P1 अपॉन P2। सर सेम प्रोसेस आइसोथर्मल के लिए,
आइसोथर्मल के लिए यहाँ nR ln V2 V1 आ रहा था, यहाँ डेल्टा S इक्वल टू nR ln P1/P2 क्यों आ रहा है? देखो जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ना तो P1/T2 ये 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब V2/V1 इक्वल टू हो जाएगा P1/P2, मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब मैं एक और ले लेता हूँ आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होगा, P कांस्टेंट होगा, तो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा S इक्वल टू NCPm ln T2/T1। तो ये हुआ आपका एंथैल्पी का चैप्टर खत्म। तो सबका हमने एक्सरे कर लिया आज, एंड थैंक यू इतनी देर सहने के लिए, धन्यवाद।